हम लोग ये इनऑर्गेनिक का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन का मतलब ये होता है सेपरेट करना, अलग करना। एलिमेंट में स्पेशली यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है मेटेलिक एलिमेंट के बारे में, उसे सेपरेट करना है। अंडर 10th क्लास में मे बी आप मेटलर्जी के बारे में पढ़े होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़े होंगे। वही पार्ट यहाँ पर भी है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म कर दिया है, यानी कि कुछ एडिशनल प्रोसेस इसमें ऐड किया है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोशिश करेंगे इसे कंसेप्चुअल बनाने का। ठीक है, आप साथ में रहोगे तो फिर ये भी याद होता चला जाएगा। सिलेबस आपको दिख रहा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन, मिनरल्स एंड ओर्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, ये एक पार्ट आ गया है यहाँ पर। ये फिजिकल केमिस्ट्री को लिंक कर दिया है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में, जहाँ हम लोग पढ़ते थे स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इलिंगम डायग्राम। ये 2008 में इसमें वाले पार्ट में ऐड किया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर का पहले सीबीएसई में था तो ये चैप्टर था, 2 साल तो 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल ही देते रह गया सीबीएसई में, जो एनसीईआरटी बुक में है, जो इसी वाले पार्ट से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वो फिर इधर उधर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेज एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट करते हैं, यानी बात करते हैं कि एलिमेंट कहते किसे हैं। पहले सब ध्यान से सुन लो। मैटर का फॉर्म और टाइप याद करो। मैटर, इट मीन्स एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इस मैटर के 3 फॉर्म थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमारे अर्थ सरफेस पर नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैटर के फॉर्म या मैटर के स्टेट में आते हैं। वहीं अगर मैटर के टाइप्स के बारे में बात करें तो मैटर के 3 टाइप्स थे। कौन कौन? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये टाइप्स में था। अंडर 10th क्लास में ये बताया गया होगा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर देखेंगे तो 2 क्राइटेरिया होगा, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। वो जो देखने से आपको पता चल रहा है, वो फॉर्म के बारे में पता चल गया। अब उसके कंपोजिशन का स्टडी करेंगे तब आप बता पाएंगे कि वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। जैसे एक लोहे का ब्लॉक दे दिया गया, तो आप इमेजिन करो कि लोहे का एक ब्लॉक है, तो अगर फॉर्म पूछा जाए तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब लोहा है तो उसका कंपोजिशन देखते हैं, अगर वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम के मिलने से बना हुआ है तब उन्हें एलिमेंट कहा जाएगा। अगर उसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम मिले हुए हैं तब उन्हें कंपाउंड कहा जाएगा। उनका अपना एक डिफिनिट फार्मूला है, और अगर कोई डिफिनिट फार्मूला नहीं है, किसी भी रेशियो में अगर उनके कंस्टिट्यूएंट मिले हुए हैं, तब वो फॉर्मेशन किसका करेगा? मिक्सचर का। यानी एलिमेंट का डेफिनेशन यहां से क्या आया? इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। जैसे वाटर का फार्मूला बताओ क्या होता है? H2O। अब इस वाटर के फार्मूला H2O को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो ये ब्रेक कर जाएगा H और O में। यही हो गया H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट कहा जाएगा। एलिमेंट को उसके स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके ग्रीक नेम, लैटिन नेम या फिर ब्रिटिश नेम पर बेस्ड होता है। जैसे कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, कुछ उनके लैटिन नेम पर बेस्ड होते हैं। जैसे सिल्वर का अर्जेंटम होता है लैटिन नेम, और उसके अनुसार से हो गया Ag। गोल्ड का एउरम होता है तो उसके अनुसार से हो गया Au, तो उसके लैटिन नेम पर बेस्ड है, जो नीचे क्लासेस में आपको बताया गया होगा। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया इनके कंस्टिट्यूएंट एटम के अनुसार से। तो इनको 2 पार्ट में बांटा गया, एक को कहा गया मेटल और दूसरे को कहा गया नॉन मेटल। लेकिन इनके बीच में भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनका प्रॉपर्टी जिस मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करता है, और वैसे टाइप ऑफ एलिमेंट को कहा गया मेटलॉइड्स। यानी कि अगर मिला दिया जाए इनको भी तो टोटल कितने टाइप्स हो गए? 3। एलिमेंट विच एटम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। द एलिमेंट विच एटम हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल, while the element which has metallic as well as non-metallic properties are called metalloids। पूरे periodic table में अधिकांश एलिमेंट मेटल ही हैं।
अब ये मेटल अपने रिएक्टिविटी के अनुसार से या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो कंपाउंड बियरिंग सब्सटेंस जो जमीन के नीचे में पाया जाता है उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स वर्ड निकला है माइनिंग से, यानी कि वैसे सब्सटेंस जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं और जिन्हें माइनिंग के द्वारा हम बाहर निकालते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। माइनिंग से वर्ड बना है मिनरल्स। हिंदी में भी उसे खनिज कहा जाता है, और खनिज का मतलब भी होता है खोदना। जो खनन से निकाला जाता है उसे मिनरल्स कहते हैं। तो जमीन के नीचे सारे पाए जाने वाले सब्सटेंस मिनरल्स होंगे। अब उसी में कुछ एक मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और जहाँ मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और वैसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। यानी हम लोग को इस चैप्टर में मिनरल्स और ओर्स जानना था, लेकिन हम स्टार्ट किए बिल्कुल पीछे से, यानी कि मैटर से स्टार्ट किया और यहाँ मिनरल्स तक पहुँचे हैं। ओर्स कहने का मतलब द सब्सटेंस, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली, जहाँ से निकाल सकते हैं। ये ओर्स भी जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहाँ आपको नोट में दिखाई दे रहा होगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। रीजन ये कि जो भी ओर्स है वो जमीन के नीचे ही पाए जाएंगे, और जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मिनरल्स। लेकिन सारे के सारे मिनरल्स को ओर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन कमर्शियली या प्रॉफिटेबली नहीं किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अ स्टूडेंट। जितने भी ह्यूमन हैं वो सब स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के सब क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग्स में ही होंगे, वही पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में था। अब क्या, अभी हम लोग ओर्स और मिनरल्स के बारे में बात किए कि जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, मेटल बियरिंग सब्सटेंस है और माइनिंग से निकाले जाते हैं, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और उन्हीं मिनरल्स में से जिस मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है उस मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं, यानी कि मिनरल्स का एक स्पेशल टाइप हो गया। अब ओर्स को क्लासिफाई किया गया है उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स के अनुसार से। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्साइड, हेलोजन प्रेजेंट है तो हलाइड, कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कार्बोनेट, और सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फाइड। यहां देखो स्क्रीन पर, ऑन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ एसोसिएटेड एलिमेंट्स ओर कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अब कुछ एक के इंपॉर्टेंट ओर्स दिए हुए हैं, जैसे आयरन के इंपॉर्टेंट ओर्स में से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट्स, और हम लोग यहाँ जनरली जो पढ़ते हैं वो ये पार्ट होता है, यानी कि हेमेटाइट, यानी इससे आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। कॉपर में भी बहुत सारे हैं, हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो कॉपर पायराइट्स होगा। जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जिंक ब्लेंड से होगा। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसके ऑक्साइड और यानी कि बॉक्साइड से करते हैं। और चार हम लोग को पढ़ना है, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक, इनका एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। तो आप ये हेडिंग डालो और इसको नोट करो। जैसे आयरन का अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो आयरन का ओर्स होता है हेमेटाइट। ये आयरन ओर्स जमीन के नीचे पाया गया, माइनिंग के द्वारा उसको बाहर निकाला गया। अभी जो आप बाहर निकालोगे वो ओर्स के फॉर्म में रहेगा। अब इस ओर्स से आयरन अलग करना है, यानी कि यहां से मेटल बाहर निकालना है। तो ओर्स से मेटल बाहर निकालने के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेस कहा जाता है। अब इसी मेटलर्जिकल प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या आया? द कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब इस मेटलर्जी के आगे और पीछे वाले प्रोसेस को प्री मेटलर्जिकल प्रोसेस और पोस्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे जमीन के नीचे में कहाँ खुदाई करना है, किस जगह पर मेटल पाया जाएगा, क्या उनका परसेंटेज का चांसेस है, कितना जमीन के नीचे में स्टॉक होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, कैसे निकालेंगे उसको जमीन से, उसको मेटलर्जी के पहले का प्रोसेस कहते हैं, वो प्री मेटलर्जिकल प्रोसेस है।
कैसे आप खोद के निकालेंगे, कितनी गहराई तक कैसे जाएंगे, वो सब प्री मेटलर्जिकल पार्ट हो गया। मेटलर्जी में आता है कि आपको इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर दिया गया हेमेटाइट, और अब इस आप हेमेटाइट से आयरन निकालिए, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। जब आयरन निकल गया, अब उसके बाद अब उस आयरन का आप सीट बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, रॉड बनाएंगे, मार्केट में किस नाम से उसको सेल करेंगे, मार्केट में किस तरीके से कहाँ आपका स्टॉक होगा, ये सब मेटलर्जी के बाद का प्रोसेस है, उसे हम लोग पोस्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। तो प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग ना तो प्री के बारे में बात करेंगे और ना ही पोस्ट के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। और ये मेटलर्जिकल प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है: कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। सबसे पहले कंसंट्रेशन आएगा, डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिफाइनिंग में क्या होता है। इन्हीं को पढ़ना है हम लोग को, 2-3 क्लास इसी में जाएगा। तो लिखिए पहले मेटलर्जी का डेफिनेशन। बात कर रहे हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। मेटलर्जी समझा है आपको कि ओर्स से मेटल के निकालने के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। अब आप इमेजिन करो कि कहीं सर्वे हुआ और वहां से हेमेटाइट बाहर निकाला गया, बाहर निकालने के बाद में पहुंचा दिया गया इंडस्ट्री में और कहा गया कि अब आप मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, मुझे आयरन से मतलब है, हमने आपको हेमेटाइट दिया। अब जब जमीन से नीचे से आप निकाल रहे हो तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे अर्थी इम्प्योरिटीज होंगे, उसमें सॉइल प्रेजेंट होगा, रॉक्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो मिनरल्स बना है, जो ओर्स बने हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। कई साल लगे होंगे उसको धीरे 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 बनने में। तो उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि जो काम का है उसको रखिए और जो आपके काम का नहीं है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको टीचर जो कहते हैं, ए कहाँ ध्यान है जी, तुम्हारा पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन रखो। तो अब यहाँ कंसंट्रेशन रखो का मतलब निकल रहा है बाकी के एक्स्ट्रा एक्टिविटी को आप बंद करो, बाकी जो डेविएशन हो रहा है उसको बंद करो, और सिर्फ यहाँ जो काम का चीज है उसके ऊपर में आप ध्यान दो। तो वहां भी कंसंट्रेशन का मतलब वही है। तो ओर्स के साथ में जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड हैं उसके रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। यानी जो पहले था और जो कंसंट्रेशन के बाद में आएगा वो भी ओर्स ही रहेगा, वो भी हेमेटाइट ही रहेगा। जो कंसंट्रेशन के पहले है उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा, और जो कंसंट्रेशन के बाद में आएगा उसमें से इम्प्योरिटीज बाहर निकल चुका है, लेकिन वो भी हेमेटाइट ही रहेगा। ओर्स के साथ में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को गैंग कहा जाता है। 3 टर्म आएंगे, आगे भी लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स, गैंग और स्लैग। गैंग इम्प्योरिटीज को कहा जाता है, यानी जो ओर्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं उस इम्प्योरिटीज का टर्म दिया गया है गैंग। बाकी फ्लक्स और स्लैग क्या है वो आगे हम लोग जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये पढ़ेंगे उस जगह पर वो टर्म आएगा। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है कि मेटल का ओर्स का नेचर क्या है और उसके साथ जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज हैं उसका नेचर क्या है। उसके अनुसार से कई कैटेगरी में बांटा गया कंसंट्रेशन को: हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वर्ड वॉशिंग, धोना, और ये हम लोग अपने घर में भी यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझ में आएगा। हम लोग चावल पकाते हैं भात बनाने के लिए, ठीक है, तो चावल को पहले धोते हैं, धोने के बाद में क्या करते हैं, जैसे ही धोए तो उसमें पानी गंदा हो गया, उस पानी को बाहर निकाल दिया, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर वो बाहर निकालते हैं, और ये प्रोसेस को 3-4 बार रिपीट करते हैं जब तक पानी जो साफ जैसा नहीं दिखने लगे। वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। उसी तरीके से ओर्स को सबसे पहले पाउडर्ड किया जाता है। क्यों पाउडर्ड? क्योंकि जमीन के नीचे से निकलेंगे तो बड़े बड़े स्टोन्स के फॉर्म में है, तो उस स्टोन्स के अंदर में भी तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले उसे पाउडर्ड कर लिया गया, क्रशर में डाल करके उसको क्रश कर लिया। अब क्रशर में क्रश करने के बाद में चूंकि इंडस्ट्री में है तो लार्ज स्केल पर होगा। आपके चावल जैसा आधा किलो, पाव भर 1 किलो चावल तो नहीं पकाना है कि बस कढ़ाई में जो धो करके उसके बाद फिर उसमें डाल दिए। यहाँ तो टन में, क्विंटल में, इतने में होंगे। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो हाथ से वो धोना संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पाउडर्ड ओर्स को इसके ऊपर में डाल दिए। यहाँ ये पाउडर्ड ओर्स है,
और इसी के साथ में इम्प्योरिटीज भी है, ध्यान से समझना। अब इसमें वाटर अलाउ किया जाता है, पानी, करंट ऑफ वाटर। जब वाटर डालेंगे और ये स्लोप बना हुआ है इस जगह पर, जहां पर स्मॉल ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं, छोटे छोटे रुकावट जैसा लगा हुआ है, तो जब पानी डालेंगे और ओर्स पाउडर है, तो उस कंडीशन में ओर्स और इम्प्योरिटीज दोनों बह करके आएगा, और बह करके आने के बाद में यहां पर आकर के जहां ऑब्स्टेकल है उस जगह पर रुकेगा। जिनका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे में बॉटम के साथ में मूव करेगा, और जिनका डेंसिटी कम है वो पानी के साथ में ऊपर की तरफ में बहेगा, आगे की तरफ में जाएगा। यहाँ से कुछ ओर्स भी जाएंगे और फिर यहाँ पर आकर के ऑब्स्टेकल के पास में ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और जो लाइटर इम्प्योरिटीज है वो बह करके चला जाएगा। यानी सिंपल कंसेप्ट ये, हाइड्रोलिक वॉशिंग वैसे मिनरल्स, वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है जहां ओर का डेंसिटी ज़्यादा होता है और इम्प्योरिटीज का डेंसिटी कम होता है। जैसे चावल और डस्ट पार्टिकल में चावल का डेंसिटी ज़्यादा होता है और डस्ट पार्टिकल का डेंसिटी कम होता है, इसलिए जब उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो इम्प्योरिटी जो बह करके चला गया। तो यहाँ जब इसमें डालते हैं पानी, तो जो इम्प्योरिटीज है, जो लाइटर है, हल्का है, वो पानी के साथ में फ्लोट करता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा, और जो और जिनका डेंसिटी ज़्यादा है वो वाटर के करंट की वजह से मूव तो करेगा, लेकिन ऑब्स्टेकल की वजह से वहाँ करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे इस कमरे को अगर हम पानी से सिर्फ धोने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे कि जहां जहां बेंच रखा हुआ है उस जगह पर बालू जाकर के नजदीक में बैठ जाएगा, यानी कि जहां ऑब्स्टेकल मिलेगा हायर डेंसिटी वाले जो वहां पर रुक जाएंगे, और जो लाइटर डेंसिटी वाला है, जो हल्का है, वो पानी के साथ में बह करके बाहर की तरफ चला जाएगा। बोलो समझ में आया? फिर से एक बार, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स विच इज हेवियर देन द एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज। यानी कंसंट्रेशन, सॉरी, हाइड्रोलिक वॉशिंग उस ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं जिनका डेंसिटी अपने एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। इसमें पाउडर्ड ओर के ऊपर में करंट ऑफ वाटर अलाउ करते हैं। वाटर करंट के साथ में लाइटर इम्प्योरिटीज बह करके चला जाता है, और जो हेवियर ओर्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं, जिन्हें अलग करके हम लोग सेपरेट कर लिए। जैसे आयरन के ओर्स, हेमेटाइट, हेमेटाइट के साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होता है वो हेमेटाइट के रिस्पेक्ट में लाइटर होता है, हल्का होता है, तो पानी के साथ में बह गए, और जो नीचे बैठा हुआ रह गया उसको हम बाहर निकालिए, अब वो कंसंट्रेटेड ओर कहा जाएगा। क्लियर? लिखिए, इसको लिखवाते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं जिनमें ओर या इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट होता हो। अगर दोनों नॉन मैग्नेटिक है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर दोनों मैग्नेटिक है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तभी करेंगे जब ओर या इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक ही मैग्नेटिक नेचर का हो, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ में अट्रैक्ट होता हो। इस मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील होता है और दूसरा मोटर लगा हुआ होता है। ये मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक, और यहां पर ये मोटर लगा हुआ है, और इस मैग्नेटिक व्हील और मोटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं कन्वेयर बेल्ट से। जैसे आप मिल वगैरह में देखते होंगे कि एक इंजन होता है और दूसरा आपका चक्की होता है। जब ये मोटर चल रहा होता है तो बेल्ट से जुड़ा होता है वो चक्की, वो भी रोटेट कर रहा होता है। उसी तरीके से बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का चौड़ाई ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। जैसे जहां पर आप देखते होंगे ऐड वगैरह भी आता है टीवी वगैरह में, तो वहां पर भी देखते होंगे एक सामान बना और उसको दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो आदमी उठा करके नहीं जा रहा है, वो बेल्ट, उसका प्लेटफॉर्म जो मूव कर रहा है उस पर ऑटोमेटिकली वो आगे की तरफ में बढ़ता चला जा रहा है। इंडस्ट्री में जहाँ बाकी थर्मल पावर स्टेशन वगैरह है तो नीचे में कोल पाउडर बनता है और फर्नेस में ऊपर में बर्न किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऊपर की तरफ में वो चला जाता है। यानी इस पर डाला गया, अब ये बेल्ट आगे की तरफ में बढ़ रहा है तो इसके साथ में ये बढ़ेगा, दूसरी जगह पे गिरेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में हो जाएगा। ये मोटर जब ये रोटेट करेगा तो उसके कन्वेयर बेल्ट भी मूव करेगा, और जब कन्वेयर बेल्ट मूव करेगा तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक व्हील भी रोटेट करेगा। ये रोटेट कर रहा है,
अब यहां क्या करते हैं, जिस ओर्स को कंसंट्रेट करना है उसके पाउडर्ड फॉर्म को इसके ऊपर में डालते हैं। इसका पाउडर्ड फॉर्म यहां डाला गया है, यहां। अब ये मैग्नेटिक व्हील रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो घूमने की वजह से जैसे ही यहां पर कोई सब्सटेंस आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहां से दूर जाकर के गिरेगा, यहां दूर जाकर के गिरा, क्योंकि ये व्हील तो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जो मैग्नेटिक नेचर का सब्सटेंस है वो उस मैग्नेट के साथ में क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा। जैसे यहां पर इसके साथ में मान लिया कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इसके साथ में चिपका हुआ रहेगा और कन्वेयर बेल्ट इसे आगे लेकर के जाना चाहेगा। और जिस जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा उस जगह पर ये जाकर के गिरेगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट तो आगे घुमा करके इसको ले जाएगा। तो देखो यहां पर दोनों आया था, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी थे और नॉन मैग्नेटिक। ये आपका आ गया मैग्नेटिक सब्सटेंस और इस जगह पर क्या आ गया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर इंप्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर का है तो यहां इंप्योरिटीज आ जाएगा, इस जगह पर और आ जाएगा। और अगर और मैग्नेटिक नेचर का है तो यहां और आ जाएगा और इस जगह पर इंप्योरिटीज आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं इन विच आइदर ओर और इंप्योरिटीज हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्लियर है, लिखिए, लिखवाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।